मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। इंटरव्यू के संदर्भ में लगातार आपके सेशन रेनेशा आईएएस चैनल पर दिए जा रहे हैं। जिनको भी इन सारे सेशन से संबंधित और इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दों पर प्लस जो आपके सब्जेक्ट से यानी कि जो सिलेबस में चारों जीएस पेपर हैं उससे संबंधित संभावित प्रश्नों का लिस्ट और उसके आदर्श उत्तर जो इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछे जा सकते हैं, अगर आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में और प्रतिदिन क्लास करना चाहते हैं सोमवार से शुक्रवार तक, तो निश्चित रूप से हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 9661163344 पर मैसेज करें। जहां तक बीएसएससी सीजीएल और जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी क्लासेस जारी हैं, उसे आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कीजिए। 11वें जेपीएससी के अभ्यर्थी आपके प्रीलिम्स के भी बैच चल रहे हैं, प्लस मुख्य परीक्षा और आंसर राइटिंग भी शुरू हो चुके हैं 11वें जेपीएससी में मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। अभी से अगर आप 11वें जेपीएससी मुख्य परीक्षा में लगते हैं तो निश्चित रूप से अगर 1-2 जीएस पेपर का भी आप प्रैक्टिस कर जाते हैं नोटिफिकेशन आने से पहले, तो आप पर काफ़ी प्रेशर घट जाएगा। बाद में समय नहीं मिलता है, आपने देखा है ना। तो उस बुरे अनुभव से दोबारा नहीं गुजरना है, तो आज से ही आपको तैयारी करनी है। घर में भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी हो रही है तो निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं। आज जो हम लोग इंटरव्यू पर चर्चा करने वाले हैं, कई मार्गदर्शकों के द्वारा यह भी इंटरव्यू के लिए कहा जाता है कि जो अभ्यर्थी हैंडसम होते हैं या ज़्यादा सुंदर होते हैं, बोर्ड के द्वारा उसे अधिक मार्क्स दिया जाता है। मेरा कंसेप्ट थोड़ा इससे अलग है, यह पूरी तरह से गलत है। इस संदर्भ में न ही जिनको फील होता है कि वो ज़्यादा स्मार्ट हैं, सुंदर हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा इस आधार पर, तो गलतफहमी में ना रहें, अपना बेहतर तैयारी करें, ठीक है। दूसरे जिनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट सुंदर नहीं है और उनको मार्क्स कम हो जाएगा, यह भी गलतफहमी है। अरे वो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स हैं, है ना, वहाँ एक्टर और एक्ट्रेस चुनने के लिए कोई वो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है ना। ना ही मिस इंडिया ना आपका मिस्टर इंडिया टाइप का कोई वहाँ पर कंटेस्ट हो रहा है ना। देखिए, व्यक्तित्व का एक वह छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सारे को मिक्स करने के बाद इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इस अभ्यर्थी को कितना मार्क्स दिया जाए। इन मुद्दों के आधार पर मार्क्स निर्धारित नहीं होते हैं। पूरी तरह से इन मुद्दों को दिमाग से निकाल दीजिए, पूरा विश्वास रखिए, है ना। फिटनेस अलग चीज़ है, सारे लोग फिट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, वो जिस रूप में हो सबसे बेस्ट है, उसको स्वीकार कीजिए और आपके इंटरव्यू पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एकदम निश्चित रहिए। इफेक्ट क्या चीज़ पर पड़ेगा कि आप किस तरीके से आप जब इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड क्या है किसी भी प्रश्न के उत्तर देने में, ठीक है। किस तरीके से अपने प्रश्नों को आपने समझा है, उसका डिप्लोमेटिक वे में आपने उत्तर दिया है, ठीक है। ये सारे चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। आपके लिए मॉक इंटरव्यू का आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, उसके संदर्भ में मैं विस्तृत जानकारी रिजल्ट आने के बाद आपको प्रदान कर दूंगा। उसके भी हल्के फुल्के चार्ज लगेंगे, यहाँ पर निःशुल्क नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैं भी सलाह दूंगा मॉक इंटरव्यू के संदर्भ में अत्यधिक सावधानी से चयन करें, निःशुल्क के चक्कर में नहीं पड़ें। ये निःशुल्क के पीछे क्या फंडा है आप लोगों को समझाने की शायद आवश्यकता नहीं है, हाँ, ओके। इसलिए सावधानी रखिए। लास्ट स्टेज है, मॉक इंटरव्यू की तैयारी का भी चरण चल रहा है, इसके बाद मॉक इंटरव्यू का चरण होगा, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू का चरण होगा, ठीक है। इन तीनों चरणों को आपको सफलतापूर्वक क्रॉस करना है, क्लियर। हर चरण महत्वपूर्ण है। अगर अच्छे मार्क्स आपको 100 में 70+ मार्क्स लाने हैं तो मॉक इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक इंटरव्यू नर्वसनेस को बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए, आपके जोश और उत्साह को बढ़ाने वाला होना चाहिए, क्लियर। और चलिए, आज जो हम लोगों ने कुछ मुद्दों को चुना है उसमें पहले एक झारखंड के मुद्दे को ले लेते हैं। झारखंड के छोटे छोटे मुद्दों पर आपके विचार कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इंटरव्यू बोर्ड जो है आपसे प्रभावित हो जाए। आप झारखंड के हैं, आपने झारखंड की परिस्थितियों के अनुसार बचपन से आज तक
उन परिस्थितियों को देखा है ना, सामना किया है खुद ही, उसके बाद भी अगर झारखंड की समस्याओं के बारे में, झारखंड के अलग अलग पहलुओं के बारे में, झारखंड के संस्कृति के बारे में, विभूतियों के बारे में, पर्यटन स्थल के बारे में, धार्मिक स्थल के बारे में, झारखंड के इतिहास भूगोल के बारे में अगर आपकी जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपका बहुत पिटी और मेंस टाइप का डीप में जाएगा, ऊपरी स्तर पर जो पूछा जाएगा उसका आपको जवाब देना है। वर्तमान में क्या चल रहा है झारखंड में, उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, डायन प्रथा का तो मैंने नोट्स आपको दे ही दिया है, और शायद मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर भी उससे संबंधित क्लासेस भी लिया था। उससे संबंधित एक नया पेपर में आज आया है कि एक महिला के द्वारा एक दंपति की हत्या कर दी गई है और खुद ही वो थाने चली गई। ठीक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कहा जा सकता है झारखंड में। तो डायन प्रथाओं के मामले में जो एक आपका ये नया उदाहरण आया है, निश्चित रूप से इसकी संभावना पुनः प्रबल हो जाती है कि इंटरव्यू बोर्ड में डायन प्रथा से संबंधित प्रश्न रह सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि पद्मश्री भी मिला है और इस तरह की घटनाएं जो हैं अक्सर पेपर में आती रहती हैं, और भविष्य में एक अधिकारी के रूप में शायद ऐसी घटनाओं से झारखंड को निकालने का दायित्व आपके कंधों पर भी होगा। चलिए, आज जो पहला मुद्दा मैंने चुना है जो मुझे लगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है इंटरव्यू के लिए, उरांव जनजाति के महिलाओं को, है ना, अब पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। यह न्यायिक आदेश आ चुका है हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा। एक उरांव महिला है प्रभा मिंज, उन्होंने रांची हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पैतृक संपत्ति में उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। ओके, इस पर सुनवाई हुई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के द्वारा दूसरे पक्ष को भी, जो इसका विरोध कर रहा था, जो प्रतिवादी थे, उनको भी अवसर दिया गया और उनसे कहा गया कि ऐसे साक्ष्यों को प्रस्तुत करें, ऐसे कस्टम से संबंधित साक्ष्यों को प्रस्तुत करें जिससे यह स्पष्ट हो कि नरवंश परंपरा के अनुसार ही पैतृक संपत्ति का उरांव जनजाति में हस्तांतरण होता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ उरांव जनजाति के लिए है। प्रतिवादी के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अंततः प्रभा मिंज के पक्ष में हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुना दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार उरांव जनजाति में महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में हक प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस संदर्भ में प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा आपके समक्ष रह सकता है, पूछा जा सकता है कि क्या इस जनजातीय परंपराओं और हाई कोर्ट के आदेश के बीच जो है कन्फ्लिक्ट तो उत्पन्न नहीं होगा। इस संदर्भ में जो आपको उत्तर देना है कि सर, जो हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है कि महिलाओं को भी उरांव जनजाति में पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा, इससे किसी भी तरह के विवाद उत्पन्न होने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि प्रतिवादी को पूरी तरह से अवसर दिया गया था कि कोई भी ऐसी परंपरा को सिद्ध कर सकें जो उरांव जनजाति में बाध्यकारी हो कि सिर्फ पुरुषों को पैतृक संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है। दूसरा पॉइंट जो आप दे सकते हैं कि अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे साक्ष्य उरांव जनजाति के किसी भी प्रतिनिधि के पास हो जो वह प्रस्तुत करना चाहता है, तो निश्चित रूप से अभी उसके पास डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट जाने के अवसर प्राप्त हैं। यानी कि अभी तो सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच, डबल बेंच के बाद तो अपील किया जा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस स्थिति में विवाद होने की कहीं भी संभावना नहीं है। ओके, यहाँ पर एक बार बार मुद्दा उठ रहा था जहांगीरपुरी केस का, है ना, कि वहाँ पर दो समुदायों के बीच तनाव हो गया, अथवा किसी खास समुदाय के मोहल्ले में आपका इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई जो है चल रही है। ठीक है, देखिए, वास्तव में कहीं ना कहीं ये मीडिया का भी रोल होता है। कुछ खास मुद्दों को मीडिया के, जो मैं कहता हूँ खबरिया चैनल हैं, आप समझ ही रहे हैं कि कौन कौन इस टाइप के चैनल हैं, उनके द्वारा इस तरीके से सनसनीखेज बनाया जाता है। अब देखें ना आप, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ, उसको तीसरा विश्व युद्ध बदलने की कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी इन चैनलों को है। ठीक है,
आप देख सकते हैं परमाणु युद्ध बनाने की कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं आपका सनसनीखेज बनाना, दिन भर इस टाइप के न्यूज को प्रसारित करना, उससे लगने लगता है कि शायद ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जेपीएससी परीक्षा के लिए जहांगीरपुर पूरी मामला जो है कहीं से इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ का लोकल मामला है। ठीक है? अगर वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, बिगड़ैल लोग हैं, जिनके कारण यह तनाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो दोनों समुदायों में वहाँ पर प्रबुद्ध लोग भी हैं, उन लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है? आज तिरंगा यात्रा भी निकलने वाला है। ठीक है? प्रशासन के सहयोग से दोनों समुदायों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग जो हैं इस तरह की घटना को पुनः नहीं होने देंगे। वहाँ पर कभी भी ऐसा घटना नहीं हुआ था, है ना, पहली बार हुआ है। क्लियर? तो उन लोगों ने फिर उन लोगों के जो प्रबुद्ध पक्ष थे वो सामने आए हैं, है ना, और सॉल्व करने को उन लोग तैयार हैं और किसी भी हालत में माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। तो ये पूरा उत्तर भारत का मामला नहीं है, झारखंड का ये मामला नहीं है, वहाँ के लोकल निवासियों का मामला है। क्लियर? इसलिए आपको इस चीज़ में कोई आशंका नहीं होना चाहिए कि यह मुद्दा जो है जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। रहा सांप्रदायिक तनाव का मैटर। क्लियर? तो सांप्रदायिक तनाव जो है वो इम्पोर्टेंट मुद्दा हो सकता है सिचुएशनल क्वेश्चन में, उसमें मैं चर्चा कर ही चुका हूँ, नोट्स भी दिया जा चुका है पहले ही। तो यहाँ बस नाम बदल गया, जहांगीरपुरी लोहरदगा हो या फिर हजारीबाग मैटर हो। क्लियर? कहीं भी कोई मैटर होता है तो कोई भी उत्सव होने वाला होता है, बड़ा उत्सव, खास करके धार्मिक उत्सव, तो इस संदर्भ में प्रशासन के द्वारा कुछ विशेष केयर रखा ही जाता है। यानी कि प्रशासन के अनुमति के बिना इस तरीके के जुलूस, रैली को नहीं निकाला जा सकता है। उनका मार्ग निर्धारित होता है, डीजे बजेगा या नहीं वह निर्धारित होता है ना। अन्य जुलूस और रैली के लिए भी यह लागू है। उस क्षेत्र में चूंकि उनकी अनुमति से हुआ है, प्रशासन की अनुमति से हुआ है, तो उस क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। ओके, इसके बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत कभी घटना घट जाती है तो उसके बाद भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। यानी कि जो सीसीटीवी है उसको देखा जाता है, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है, तरह तरह की धाराएं उन पर लगाई जाती हैं। उसके अलावा जो घायल वगैरह हो गए हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है ताकि जान माल की क्षति कम हो, है ना। फ्लैग मार्च कराया जा सकता है पुलिस का। तो बहुत सारे उपाय हैं, आर्टिकल 144 लगाया जा सकता है। तो ये सब आपके मुद्दे की चीज़ है, वहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ, है ना, इसके बीच में नहीं पड़ना है। झारखंड में कोई उस टाइप का मुद्दा होता है तो निश्चित रूप से वह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है? तो पहचानने का कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू में कौन सा प्रश्न आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। वह मुद्दा जो चैनल में दिन रात करके चल रहा वही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा इस प्रवृत्ति से बचिए, है ना। अब इसी का उदाहरण मैं जो बोल रहा हूँ इसका जो है आपके इसके पक्ष में मैं भी तर्क दे सकता हूँ। ठीक है? केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम 1955 में बना था। कुछ नियमावली उसमें निर्धारित किए गए थे कि खास नियमों का पालन करना है, उसकी धारा 6 में जिसका वर्णन था, है ना। यानी कि किसी भी मित्र देश के संदर्भ में गलत तरीके से न्यूज को, निजी चैनल को जब मान्यता दिया गया था न्यूज चैनल्स को, तो किसी भी मित्र देश के बारे में गलत खबरें प्रसारित नहीं करना है। सही खबर भी अगर आप प्रसारित कर रहे हैं तो इस तरीके से कीजिए कि समाज पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, किसी धर्म और समुदाय के बीच किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट की संभावना बढ़ने वाली खबरों को भी सकारात्मक वे में देना है, या फिर मत दीजिए नहीं सकते हैं तो सिंपल। आप देखते होंगे टीवी बहस के दौरान किस तरीके के निम्न दर्जे के बहस होते हैं इन्हीं खबरिया चैनल्स पर, है ना। कौन क्या बोल रहे हैं आप शायद सुनते भी नहीं होंगे। क्लियर? ऐसे इस तरह के बहस का, चर्चाओं का क्या मतलब है आपकी समझ से बाहर है। ठीक है? आप लोग सिविल सेवा के इंटरव्यू देने वाले हैं। ठीक है?
आपका स्तर जो है इस तरह के बहस से सुधरेगा नहीं, ठीक है, बिगड़ेगा। ऐसा बहस आप नहीं देगा, उससे बेहतर बहस, परिचर्चा जो है आप लोग आपस में दोस्तों के साथ कर सकते हैं। क्लियर? अतिशयोक्तिपूर्ण बयान। क्लियर? एक अनुमान कि ये हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, है ना, परमाणु अटैक होने वाला है, जहांगीरपुरी में ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, इस तरीके का बयान। क्लियर? ये सब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सनसनीखेज हेडिंग, है ना, हेडिंग सब जो आपका आता है ब्रेकिंग न्यूज के रूप में दिन भर देखते हैं। क्लियर? इस सब पर पूरी तरह से मना है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा अंततः गाइडलाइन जारी कल करना पड़ा है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि इन मुद्दों पर जिस तरीके से इनका नकारात्मक रवैया रहा है इन चैनलों का, है ना, उसकी खबर जो है केंद्र सरकार तक भी पहुंच गई है। तो यहाँ से आपका सिंपल है कि यहाँ से भी प्रश्न इंटरव्यू में रह सकता है कि जो आपका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, ठीक है, इनका जो खास करके जो निजी सेक्टर के चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? इनको जो है अपने आप में सुधार करने के लिए क्या क्या सुझाव देंगे? तो निश्चित रूप से जो भी आचार संहिता इनके लिए बनाया गया है केबल नेटवर्क अधिनियम 1995 के द्वारा, उन सारे सुझावों को आप शामिल कर सकते हैं कि बहस चर्चाओं के दौरान संसदीय भाषाओं का प्रयोग किया जाए, अभद्र भाषाओं का प्रयोग न किया जाए, अनावश्यक रूप से सनसनीखेज हेडिंग नहीं बनाया जाए, बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि के मुद्दों को भी उठाए जाए, गांव से संबंधित समस्याओं को भी इनके द्वारा उठाए जाएं, है ना, किसी भी न्यूज का, किसी भी घटना का सकारात्मक तरीके से विश्लेषण किया जाए, न कि नकारात्मक तरीके से विश्लेषण किया जाए। कोई भी ऐसा न्यूज जो संवेदनशील हो, दो समुदायों के बीच विवाद उत्पन्न कर सकता हो, तनाव उत्पन्न कर सकता हो, ऐसे न्यूज को कुछ अलग तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके सकारात्मक पक्ष को वहाँ पर भी दिखा सकते हैं, न कि भड़काऊ तरीके से दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सलाह दे सकते हैं। इन चैनलों में आपने देखा है कभी कि गांव की समस्याओं को उठाया जा रहा है, बेरोजगारों की समस्या को उठाया जा रहा है, तो यहाँ से इस तरीके से प्रश्न रह सकते हैं। इसलिए मेरा ही इसमें आपको समझाने का प्रयास था कि जो चैनल पर दिन रात चलाया जा रहा वो कहीं ना कहीं से उनका एक तरह से आप मान सकते हैं कि प्रचार पाने का एक तरीका है चैनल्स का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके चैनल को देखें। वो आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा केयर कीजिए। एक कृषि कानून है ना, कृषि कानून से क्या प्रश्न रह सकता है? तो यहाँ पर यही प्रश्न रह सकता है कि क्या आपको लगता है कि कृषि कानून जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले थे उससे देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा वापस लिया गया? इसका उत्तर जो आपको देना है कि सर, जैसा मुझे प्रतीत होता है कि उस समय विधानसभा चुनाव थे और इस कृषि कानून का विरोध पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा विशेष रूप से किया जा रहा था, इसमें दो मत नहीं है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि कानून वापस लिया गया है उसमें विधानसभा के चुनावों का प्रभाव भी जरूर था, लेकिन अन्य प्रभावी कारक भी मेरे विचार से थे। जैसे इस कृषक आंदोलन का प्रयोग कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां भी कर रही थीं और किसानों के सहानुभूति के नाम पर देश विरोधी बयान और कृत्य में लिप्त होने लगे थे। ठीक है, पहला ये दे सकते हैं। दूसरा, जनहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा संभवतः इस कानून को वापस लिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है जिस समिति का यह कार्य होगा कि इस कानून में किस तरीके से संशोधन किए जा सकते हैं ताकि कृषकों के आम समर्थन से पुनः इस कानून को भविष्य में लागू किया जा सके। इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करना था, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया जो मीडिया है चौथा स्तंभ, जहांगीरपुरी मामला के संदर्भ में किस पक्ष पर आपको ध्यान देना है, अथवा उरांव जनजाति के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया,
और जो लास्ट जो था कृषि कानून के वापसी पर, हाँ कृषि कानून का, तीनों कृषि कानून का नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, उसका डिटेल याद करने का ज़रूरत नहीं है, उसका महत्व नहीं रह गया है। और इंटरव्यू प्रोग्राम से जो भी जुड़ना चाहते हैं 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं।